बच्चों, गया गाइडेंस प्रोग्राम में तुम सबका स्वागत है। मैं कुमारी उषा +2 हाई स्कूल चाकन से तुम सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया था बायोमॉलिक्यूल्स, जो एक इंट्रोडक्टरी क्लास था। इस क्लास में आपने जाना कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं और उसका हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे कि बायो और मॉलिक्यूल्स हमारा यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं। बायो कंप्लीटली हमारे लाइफ यानी लिविंग को शो करता है, जबकि मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग सब्सटेंस है। तो ये चीज़ आपने पिछले क्लास में कोरिलेट करके जाना। अभी हम बायोमॉलिक्यूल्स कई पार्ट्स में हमें पढ़ने हैं और उसमें हमारा जो मेन जो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है और कंपाउंड्स जिसको हम कह सकते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। बच्चों, तुम ये जान रहे हो और समझ रहे होगे कि ये सभी, चूँकि तुम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, ये हमारे जितने भी के मैंने नाम लिए हैं वो हमारे लाइफ के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज बायोमॉलिक्यूल्स का फर्स्ट सब यूनिट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स तुम सब पहले से ही तुम्हें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। तुमने 9th में एक चैप्टर पढ़ा था हमारे खाद्य संसाधन, हमारे फूड रिसोर्सेज। तो फूड रिसोर्सेज या खाद्य संसाधन में आपने पढ़ा होगा कि हमारे फूड के यानी हमारे भोजन के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। और ये 6 अंग मिल करके हमारे भोजन को क्या बनाते हैं? पौष्टिक बनाते हैं या पोषक बनाते हैं, न्यूट्रिएंट बनाते हैं, न्यूट्रिएंट। तो जब न्यूट्रिशियस फूड हम खाते हैं तो क्या रहते हैं? हेल्दी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। इट मीन्स, और उसमें सबसे ऊपर कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। बच्चों, तुम ये भी जानते हो, इट इज़ अ जीके क्वेश्चन, कि ऐसा कौन सा फूड सब्सटेंस है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है? इंस्टेंट एनर्जी मीन्स हमने खाया और उससे हमें तुरंत एनर्जी मिल गई। दैट इज नथिंग बट द कार्बोहाइड्रेट। और उसको हम जीके में जब सॉल्व करते हैं तो उसको कहते हैं ग्लूकोज। मुझे समझ में आ रहा है या कि तुम लोग इन बातों से अवेयर हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम इसी ग्लूकोज की, या ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब हम चलते हैं जरा सा स्लाइड की ओर और देख लें कि हमारा स्लाइड इस बारे में क्या कहता है। बच्चों, हमारा जो टॉपिक है ये एक पिक्चर से कवर किया हुआ है। इट इज़ सराउंडेड बाय द वेरियस टाइप्स ऑफ पिक्चर। कई तरह की तस्वीरें हमें यहाँ दिख रही हैं। अगर तुम पहचानने की कोशिश करोगे कि तो सबसे पहले हमें यहाँ बनाना दिखता है, दैट इज़ द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद हमें यहाँ राजमा दिखता है जो हमारा ग्रेन्स में आता है। एंड उसके अलावा जो सबसे कॉमन सब्जी के फॉर्म में हम खाते हैं, दैट इज़ द पोटैटो। पोटैटो क्या है? शुगर है, और शुगर से हमें एनर्जी मिलती है। उसके अलावा चावल हैं, ये चना है, एप्पल है, इधर कुछ और हमारे ग्रेन्स दिख रहे हैं। ये सभी जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है। न केवल हमारी ऊर्जा के लिए बल्कि लगभग सभी जीव जो हैं उनके लिए आवश्यक है। तुमने अपने पिछले क्लासेस में ये भी जाना है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वो भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। यही कार्बोहाइड्रेट्स जो प्लांट्स हैं वो स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद हमें फूड के फॉर्म में देते हैं। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम कार्बोहाइड्रेट को ही इंटेक्ट करते हैं, और ये हमारे भोजन का और एनर्जी का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। हम अगली स्लाइड की ओर देखें जो हमें बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है।
सिंपल अगर हम इसके टर्म्स को ही समझें, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कार्बन का हाइड्रेट्स। क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और ये इसके अलावा क्या होता है? दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कंपाउंड्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू देम। क्या होता है? इनका हाइड्रोलाइसिस होता है और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हम इसको कंपाउंड के फॉर्म में करते हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स H and O प्रेजेंट इन द सेम रेशियो एज इन वाटर एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। H और O का जो रेशियो है वो क्या होगा? लगभग बराबर होता है और डबल के फॉर्म में होता है। H डबल होता है और कार्बन और ऑक्सीजन का जो नंबर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड कहता है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, आप बच्चों को बता रखा है। इसके अलावा प्लांट्स के अलावा हमें कार्बोहाइड्रेट्स एल्गी से मिलते हैं और कुछ प्रोटिस्ट से भी हमें मिलते हैं। एंड फोटोसिंथेसिस इज द मेन प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इसे हम ब्लैक बोर्ड पर अभी देख लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ जो दिख रहा है आप बच्चों आपको, दैट इज द कंपोजिशन, यानी कार्बोहाइड्रेट्स कैसे कंपोज होता है। अभी पिछला स्लाइड बता रहा था कि ये कार्बन का हाइड्रेट्स है और कार्बन और ऑक्सीजन का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nOn होता है। यहाँ आप देख रहे हैं दिस इज द सिंपल कार्बन, दैट इज द ग्लूकोज। और जब हम इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सभी मौजूद हैं। अभी हम थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर चल करके जरा सा फोटोसिंथेसिस से कैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं और इसका हम सिंपल फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। बच्चों आप सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज द सिंपल प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड फ्रॉम सनलाइट। तो इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो प्लांट भोजन बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल तो उनमें मौजूद है। दैट इज द एबायोटिक है, ये बायोटिक है। यहाँ ये और ये दोनों क्या है? एबायोटिक है, ये भी एबायोटिक है, बट दिस इज द बायोटिक। अब यहाँ जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? यहाँ पर C6H12O6 ये क्या है? दिस इज द कार्बोहाइड्रेट। और ये ऑक्सीजन जो क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट और या फिर हमारे लिए मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट। ये रिलीज होता है इसी रिएक्शन से। इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि हम ऑक्सीजन को नेचुरली प्रोड्यूस कर सके। भले लैब में हम करते तो वो एक अलग उसका प्रोसेस है, बट दिस इज द नेचुरल मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन और इसी से इस संसार के सारे जीव जंतु जीवित रह पा रहे हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारा जो हम यूज़ करते हैं और यही इसका सिंपल फॉर्मूला हमें मिलता है। इट इज़ क्लियर? अब यहाँ आप इसको देखें बच्चों कि यहाँ जो कार्बन का नंबर है और ऑक्सीजन का नंबर है ये दोनों क्या है? इक्वल में है। मीन्स C इक्वल टू O और O इसका क्या होगा? जस्ट डबल होगा। हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? डबल होगा। तो हम सिंपली इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं CnH2n plus ON मीन्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल must be equal on N, H2 and O. So this is the general formula of the carbohydrate. अब एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स तो ये हो गया। अब इसका हम जानेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो टाइप्स पे हम आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके हो सकते हैं? 3 तरीके के। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स। नंबर 2 ऑलिगोसैकेराइड, और नंबर 3 पॉलीसैकेराइड। अब यहाँ पर मोनो, ऑलिगो, पॉली, ये तो अलग अलग है, मगर सैकेराइड इज कॉमन इन ऑल दीज 3। सैकेराइड इज द सिंपल नेम ऑफ शुगर। शुगर को ही हम सैकेराइड कहते हैं। और शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मीन्स द नंबर ऑफ शुगर प्रेजेंट इन दिस और दिस ग्रुप, उसके बेसिस पर हम इनको फर्केट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हम यहाँ देखें मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड मीन्स होता है, मोनो मीन्स सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। मीन्स ऐसा सैकेराइड या ऐसा ग्रुप शुगर का जिसमें सिंगल शुगर हो। शुगर कितने होंगे? सिंगल होंगे। और ऑलिगो मीन्स, मोनो मतलब फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट के बाद हम ये तो अंडरस्टूड है कि एक के बाद, यानी 2 से ज़्यादा। जैसे ही 2 से ज़्यादा होता है, दैट इज ग्रुप इज कॉल्ड ऑलिगोसैकेराइड। मीन्स एक है तो वो मोनो है, और मोर देन 1 यानी 2 है तो फिर वो क्या हो जाएगा? ऑलिगोसैकेराइड है। 2 से अधिक है, 2 to 10 और 2 to 9 कहीं कहीं मिलता है। और पॉली मीन्स वेरियस, मेनी। पॉली का क्या मतलब होता है? लिटरल मीनिंग ऑफ पॉली मीन्स मेनी, वेरियस, यानी वेरियस सैकेराइड। यानी जब हमने यहाँ 10 यहाँ डिसाइड कर दिया कि ऑलिगो में 10 शुगर यूनिट रह सकते हैं, यानी कि 10 से जैसे ही ज़्यादा शुगर होंगे तो वो किस में आ जाएंगे? पॉलीसैकेराइड में। यानी मेनी शुगर, मोर देन 10। जैसे ही 10 से अधिक शुगर का ग्रुप बनता है तो वो क्या कहलाता है? पॉलीसैकेराइड। बच्चों, मैं आशा कर रही हूँ कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। चूँकि बायोमॉलिक्यूल्स थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है, वो केमिस्ट्री को ज़्यादा हाईलाइट करता है, तो हमें लगता है कि हम बायो में केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल और हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस उसके हमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखने हैं। तो हम यहाँ ये समझ रहे होंगे बच्चों आप कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये 3 में डिवाइड होते हैं, मोनो, ऑलिगो, पॉली। मोनो मीन्स सिंगल शुगर का जो यूनिट होगा, ग्रुप होगा, मोनोसैकेराइड कहलाएगा। और जैसे ही 2 से अधिक बनेंगे तो वो ग्रुप कहलाएगा ऑलिगोसैकेराइड, और 10 से जैसे ही अधिक होगा वो ग्रुप कहलाएगा पॉलीसैकेराइड। अब हम बच्चों मोनोसैकेराइड को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मोनोसैकेराइड क्या है और कैसे है। मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स ऐसे शुगर का ग्रुप है जिसमें शुगर जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। सिंगल होते हैं इसका मतलब कि वो CnH2n और ON इस फॉर्म में होंगे। दिस इज द सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, या शुगर रेसिड्यू भी हम कह सकते हैं। दिस इज द सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें सिंगल यूनिट शुगर के होंगे वो मोनोसैकेराइड होंगे। लेकिन इसकी संख्या कितनी है? 2 तक ही है, 1 ही तक है। तो फिर इसको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं?
तो ये जब हम इसको अलग करते हैं तो इसका जो हमारा अलग करने का या जो टाइप्स हम देखते हैं कि ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इरिथ्रोज, ये सब पढ़ते हैं, ये सभी मोनोसेक्राइड हैं। तो फिर ये कैसे हैं? तो यहाँ जब हम इनको वेरियस ग्रुप्स में बांट रहे हैं तो ये जो हमारा ग्रुप बांटने का जो बेस है वह है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल, यानी इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इस ग्राउंड पर हम मोनोसेक्राइड को अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे अगर हम किसी मोनोसेक्राइड की बात करते हैं तो अगर वहाँ कार्बन 2 है तो वहाँ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, नेचुरली 4 हो जाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। 3 है तो फिर उसी हिसाब से बढ़ेगा। अब इसको हम जरा सा एक टेबल के थ्रू देख लें जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम एक चार्ट बनाया जा रहा है बच्चों, आप यहाँ गौर करेंगे, ये है नंबर ऑफ कार्बन, C फॉर द कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ हम उसका नेम लिखेंगे जो कि हम उसका केमिकल नेम कह सकते हैं, केमिकल नेम। इसके बाद इसका हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला या केमिकल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके बाद उसका एग्जाम्पल। और चूंकि आप बच्चों ने देखा कि ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं, तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, ये हमारा चार्ट बन गया। अब इस चार्ट में हम पहले देखते हैं कि अगर हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, 3, तो 3 जब कार्बन मॉलिक्यूल है तो उसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, ट्राइयूज। क्या नाम हो जाएगा, ट्राइयूजेस। अब ये जो ओजेस है वो इनका टाइटल है, यानी उस ग्रुप में जितने भी आएंगे उन सब के साथ ओजेस लगते जाएंगे। ट्राइओजेस मीन्स 3 कार्बन। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, जब आप उसके केमिकल फार्मूला पर बैठाइए तो हो जाएगा CnH हो जाएगा 6 नेचुरली, QQH2 है, और O भी यहाँ 3 हो जाएगा। और जब ट्राइओजेस का हम बनाएंगे तो एल्डिहाइड में कौन आ जाएगा आपका, ग्लिसरे एल्डिहाइड। क्या आ जाएगा, ग्लिसरे एल्डिहाइड, और इसमें आ जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। यानी ये हमारा ग्लूकोज का नाम हो गया। उसमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने होंगे, ये इतने होंगे, या जनरल फार्मूला इसको हम कह सकते हैं, कॉमन फार्मूला। और ये केमिकल नेम हो गया ट्राइओजेस। उसी तरह से जब 4 का होगा तो टेट्रा कहेंगे, टेट्रोज। तो यहाँ पर C4, इसको हम एक बार समझ लेने पे आराम से खुद ही कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा हमारा आ जाएगा, इरिथ्रोज, और यहाँ हो जाएगा इरिथ्रोलोजेज। अच्छा, इसके बाद हम 5 पे आ जाएंगे तो वो पेंटोज हो जाएगा। तो पेंटोज C5H10 8,5, और ये हो जाएगा हमारा क्या, एक हो जाएगा तुम्हारा, इसमें हम कर सकते हैं राइबोज, और इसमें हो जाएगा राइब्यूलोज। सिक्स में आते हैं तो हेक्सोज, हेक्सोजेस में फिर C6H12O6। क्या है ये वही ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो हमने अभी पहले देखा था। अब इसमें आ जाएगा तुम्हारा ग्लूकोज बच्चों, और इसमें हम लिख सकते हैं फ्रक्टोज। इसके बाद आता है हमारा 7 को हम कहते हैं हेक्सोज हेप्टोज। क्या कहते हैं, हेप्टोज। हेप्टोज में क्या हो जाएगा, C7H14 और O7। ठीक है, तो हेप्टोसिस में क्या हो जाएगा हमारा, ग्लूकोहेप्टुलोज, ग्लूकोहेप्टोज। और एक हो जाएगा हमारा स्यूडोहेप्टुलोज। तो बच्चों ये हमारा
क्लासिफिकेशन हो गया किसका, ये क्लासिफिकेशन हमारा हो गया मोनोसैकेराइड का। हमने किसका क्लासिफिकेशन किया, मोनोसैकेराइड का। किस ग्राउंड पे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल, कैसे कार्बन मॉलिक्यूल है उसके ग्राउंड पर हमने इसको क्लासिफाई किया है। साथ ही हमने ये देखा कि उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और केमिकल नेम क्या होता है और उनका नाम क्या होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इनका स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड। तो थोड़ा सा पहले हम चले स्लाइड की ओर और उसको भी थोड़ा पढ़ लें। जैसा कि बच्चे आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है ब्लैक बोर्ड पर। कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स होते हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। यहाँ पर आप ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीमर। पॉलीमर्स मीन्स वही शुगर रेसिड्यू जो मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे बताया, या शुगर यूनिट हम कहते हैं, जो है मेड फ्रॉम मोनोसैकेराइड। किससे है, तो एक मोनोसैकेराइड है, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल का यूनिट है। जैसे ये ग्लूकोज, यहाँ ये फ्रक्टोज, यहाँ ये गैलेक्टोज हो गया। अभी यहाँ हम देखते हैं, ये हमारा जो ब्लू डॉट दिख रहा है बच्चों, आप यहाँ देखिए, कहता है मोनोसैकेराइड लिंक टुगेदर। क्या होते हैं, वो एक साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद टुगेदर बाय कंडेंसेशन टू फॉर्म पॉलीसैकेराइड। क्या कंडेंस करते हैं, मीन्स कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है, कंप्रेस्ड होना। और कंप्रेस होने पर क्या होता है, कुछ समथिंग हम लूज करते हैं तभी तो कंडेंस्ड होते हैं। जैसे कंडेंसेशन ऑफ वाटर आपने पढ़ा है, जिसके थ्रू हम वो वाटर साइकिल में पढ़ते हैं। और इसके बाद फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड। जब इस तरह से जब केमिकल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, फिर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। ये जो तीनों आप देख रहे हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ये कम्प्लीटली क्या है, पॉलीसैकेराइड हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम धीरे धीरे चलते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें, कहीं हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये किससे बन रहा है, फॉर्मेशन से हो रहा है। किस चीज़ के फॉर्मेशन से हो रहा है, तो मोनोसैकेराइड के बॉन्ड बनने से हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ एक यूनिट है ये शुगर रेसिड्यू का, यहाँ एक दूसरा है, यहाँ तीसरा है, और ऐसे ही गो ऑन होता है। लेकिन यहाँ पर एक और टर्म आप देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पर है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही है जो 2 मोनोमर ऑफ मोनोसैकेराइड यानी सिंगल शुगर मॉलिक्यूल को आपस में क्या करता है, बाइंड करता है, जिससे कि पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। अभी आपने ब्लैक बोर्ड पर भी जाना कि जैसे ही 10 से अधिक हो जाते हैं शुगर यूनिट्स और वो जब बाइंड करना शुरू करते हैं तो वो पॉलीसैकेराइड कहते हैं। मीन्स द लार्ज और ह्यूज लार्ज चेन ऑफ द मोनोसैकेराइड। अब यहाँ पर यही चीज़ है जो हमने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा है। ये हाइड्रोलाइज्ड इनटू द स्मॉलर यूनिट। जनरल फार्मूला मैंने बता रखा है आपको, 3 से 7, यानी ये हर जगह कहीं कहीं वैरी करता है, मगर ये ऑलमोस्ट 3 से 7, 9 माना जाता है। 7 तक मैंने अभी आपको ब्लैक बोर्ड पर चार्ट बना के भी दिखाया है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ट्रायोज, टेट्रोज एक्सेट्रा करके दिया हुआ। कहता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द मोनोसैकेराइड। ये क्या कहता है, दिस द सिंपल शुगर आर हेक्सोज एंड पेंटोज। हेक्सोज बच्चों अभी आपने वहाँ, अगर आपको याद होगा, अभी जस्ट मैंने टेबल बताया है, तो हेक्सोज के एग्जाम्पल में आता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज तो बाद में बनता है। तो ये जो ग्लूकोज जो है, ये दिस द कॉमन सोर्स ऑफ फूड, कॉमन जो हम एकदम जनरल वे में जानते हैं, उतना कोई जाने न जाने राइबोज क्या होता है, लेकिन ग्लूकोज सबको पता, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। आप गर्मी के दिनों में देखते हैं कि आप बहुत डिहाइड्रेट हो गए हैं तो क्या पीजिए भाई, ग्लूकोज पी लीजिए। मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट किसकी है, ग्लूकोज की है। तो एक इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट भी है और बिजनेस उसका कितना अच्छा है। हर तरह का ग्लूकॉन डी और ये सब हम पीते हैं। तो ये दिस इज द वेरी कॉमन हेक्सोज। और पेंटोज तो हम लोग बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से पता है कि पेंटोज क्या है। पेंटोज वही राइबोज है, इसका एग्जाम्पल जिससे कि हमारा डीएनए बना है। जब बच्चों हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो उसमें पेंटोज
कार्बन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हम पढ़ते हैं कि राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये सब क्या है, वो सब पेंटोज हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट सिंपल शुगर। आई होप कि बच्चों आप ये समझ रहे होंगे, ये जो लाइन यहाँ शो कर रहा है कि क्यों इतना ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे तो कार्बन के सभी फॉर्म जो हैं वो शुगर का जो भी कार्बोहाइड्रेट के जितने भी फॉर्म वो सभी इम्पॉर्टेंट है। अभी ये जो है ये हमारा चार्ट बता रहा है कि सिंपल शुगर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। तो सिंपल हमारे ये पहला कहता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये स्वीटेस्ट इन टेस्ट, आप ग्लूकोज खाते हैं आपको मीठा लगता है। फॉर्मिंग अ ट्रू सॉल्यूशन डिजॉल्व इन वाटर, जब हम इसको सिंपल शुगर को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो एक अच्छा सही सॉल्यूशन बनता है, वो उसमें बैठता नहीं है या ऊपर वो फ्लोट नहीं करता। आप इजीली, जैसे आप ग्लूकोज मार्केट से खरीद के लाते हैं और उसको वाटर में डिज़ोल्व करते तो ईजिली डिज़ोल्व, आप कितना भी डालते जाओ तो जब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए वो डिज़ोल्व होता जाता है, मीन्स इट फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन। इसके बाद कहता है कि दिस ऑकर इनटू द टू फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। इसको बच्चों हम ये जो कहता है ओपन चेन और रिंग चेन, ये आप यहाँ दो टर्म देख रहे हैं और इस रिंग चेन को यहाँ दिखाया गया पायरोनोज और फ्यूरोनोज, इसको हम ब्लैक बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ तक समझिए कि ये इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्म करता है, स्वीटेस्ट इन टेस्ट होता है। और इसके बाद हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर जहाँ ये ओपन चेन रिंग चेन क्या होता है उसको देखते हैं। अभी बच्चों आपने देखा ये जो मैं भी इसको इरेज कर रही हूँ, दिस इज द टेबल ऑफ मोनोसैकेराइड। तो ये उसका क्लासिफिकेशन था। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड, जो कि वहाँ ब्लैक बोर्ड पर भी दिखेगा और वहाँ आपने स्लाइड पर भी देखा कि ये दो फॉर्म में मिलता है, रिंग फॉर्म और स्ट्रेट फॉर्म, या उसको हम लीनियर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पर हमारा क्या हो जाएगा, नोटेशन हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर दो तरीके का होता है। नंबर 1 लीनियर, और इसको हम स्ट्रेट चेन भी कह सकते हैं, यानी सीधा चेन। आई होप कि आप समझ रहे हो, चेन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे आप चेन पहनते हैं एक के बाद एक उसमें लिंक हुआ होता है, तो यहाँ पर चेन मीन्स क्या, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल। और दूसरा रिंग फॉर्म, रिंग फॉर्म मीन्स अंगूठी की तरह। तो सबसे पहले हम लीनियर चेन को समझ लें। अगर हम एग्जाम्पल में ग्लूकोज को लें, किसका ले रहे हैं, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का क्या होता है आपको पता है, उसका केमिकल फॉर्मूला C6। तो सबसे पहले हम C को अरेंज कर लेते हैं और ये हमारे 6 कार्बन हो गए और ऑक्सीजन। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। कितना हो गया, ये हमारा ग्लूकोज हो गया। अभी आप इसको देख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन भी हमारे हो गए। ये सॉरी यहाँ नहीं, ये यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारा हाइड्रोजन भी हो गया और ऑक्सीजन भी 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 यहाँ 2 है। तो ये क्या है, दिस इज द लीनियर फॉर्म, मीन्स स्ट्रेट फॉर्म में है कौन, मोनोसैकेराइड। अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन यूनिट और कार्बन मोनोमर, इसको हम कह सकते हैं कार्बन
मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हम कह सकते हैं। तो ये हमारा, अब इसी को जब हम रिंग फॉर्म में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सर्किल की तरह हो जाएगा। लेकिन उस तरह से अरेंज करने से पहले हम थोड़ा सा और देखेंगे कि रिंग फॉर्म, जैसा कि हमारा स्लाइड बताया कि ये 2 तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का हो सकता है? 2 तरीका। पाइरोनोज, पाइरेनोज। तो पाइरेनोज फॉर्म बच्चों, रिंग फॉर्म का वह फॉर्म होता है जिसमें कि 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इनका जो अरेंजमेंट होता है, रिंग फॉर्म में जब अरेंजमेंट होगा तो पहला जो पोजीशन होगा वो किसको जाएगा? ऑक्सीजन को जाएगा। किसको जाएगा? ऑक्सीजन को जाएगा। और बाकी बचे हुए जो 5 पोजीशन होंगे वो कार्बन के होंगे। किसके होंगे? कार्बन के होंगे। और पाइरेनोज फॉर्म जो होता है, पाइरेनोज, इसके बाद जो फ्यूरोनोज फॉर्म है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, फ्यूरोनोज फॉर्म। फ्यूरोनोज फॉर्म जो होता है वो 5 मॉलिक्यूल का होता है। कितने मॉलिक्यूल का होता है? 5 मॉलिक्यूल्स का होता है। और इसमें भी क्या होता है, नंबर 1 प्लेस पे क्या होगा? ऑक्सीजन होता है। नंबर 1 पे ऑक्सीजन होता है और बाकी जो 4 जगह होते हैं उन पे कार्बन होता है। तो ये हमारा अरेंजमेंट होता है। यही डिफरेंस है हमारे पाइरोनोज में और फ्यूरोनोज में। अब इन दोनों का हम एक रिंग स्ट्रक्चर देख लें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ, चूँकि 6 मॉलिक्यूल्स का हमारे पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का ही हम रिंग फॉर्म देखते हैं। तो हमारे सबसे पहले क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो हम ऑक्सीजन को सबसे पहले यहाँ सेट कर देते हैं और इसको इस तरह से अरेंज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ हम अरेंज करते हैं, ये हमारा 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और ऊपर में 6। तो यहाँ पर हमारा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। ठीक है। और यहाँ से हम अरेंज करना शुरू करेंगे। ये हमारा रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं। और ये कौन सा फॉर्म है? पाइरोनोज फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? जो आप देख सकते हैं, ये कौन सा फॉर्म है? हमारा पाइरोनोज फॉर्म है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 1 नंबर पे है, पहले नंबर पे, और कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6 यहाँ पर हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन और हवा, हाइड्रोजन और अल्कोहलिक ग्रुप बैठे हुए हैं। और यहाँ पहला जो प्लेस है वो ऑक्सीजन का, और बाकी 5 जगह कार्बन एटम्स जो है वो अरेंज हैं। अब हम आते हैं फ्यूरोनोज फॉर्म पे। जब फ्यूरोनोज फॉर्म पे आते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ ये कहता है कि यहाँ 5 मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। पहला जो प्लेस होता है वो ऑक्सीजन का होता है और बाकी 4 कार्बन के होते हैं। तो इसको हम ऐसे कैसे करेंगे? हम, आपको याद होगा राइबोज का, अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान रखे होंगे, पिछले क्लास में 10th में हमने पढ़ा था। तो राइबोज का कैसे होता है स्ट्रक्चर? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ होगा और उसके बाद ये ऐसे इस तरह से हमारा होगा। तो यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ दूसरा कार्बन, यहाँ तीसरा कार्बन और यहाँ पर चौथा कार्बन हो जाएगा। ये चौथा कार्बन हम ये चारों मिल कर करके यहाँ बनाएंगे ग्रुप और हो जाएगा हमारा OH। यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा OH, H और यहाँ OH और H, और यहाँ पर हमारा साथ में हो जाएगा CH2OH। तो यहाँ हमारे 1 कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और 5वां कार्बन। तो ये हमारे 4 कार्बन यहाँ अरेंज हुए, 1, 2, 3, 4, और ये ऑक्सीजन पहले प्लेस पर है। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि रिंग फॉर्म जो होता है वो 2 तरह का हो सकता है, पाइरोनोज और फ्यूरोनोज। पाइरोनोज में 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक नंबर 1 पे ऑक्सीजन और 5 कार्बन होते हैं।
फ्यूरानोस में एक 5 मॉलिक्यूल का होता है जिसमें 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन होते हैं। आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे बच्चों। ये काफ़ी सिंपल है और आप इसे जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। इसके साथ ही बच्चों हम आते हैं मोनोसैकेराइड के बाद जो हमारा दूसरा टाइप है दैट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट या उसको हम कह सकते हैं ओलिगोसैकेराइड, क्योंकि ये तो सिंगल यूनिट का था तो हम इसको डाइसैकेराइड भी कहते हैं। कई कई किताबों में आपको डाइसैकेराइड अलग से मिलेगा और कहीं कहीं वो ओलिगोसैकेराइड के साथ मिक्स फॉर्म में मिलेगा। तो क्यों ना हम ओलिगोसैकेराइड को ही पढ़ें जिससे कि हमें डाइसैकेराइड भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट का टाइप 2 दैट इज ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। हाँ, तो बच्चों अभी आपने देखा कि पायरोनोज फॉर्म और फ्यूरानोज फॉर्म क्या होता है। अब हम जैसे ही ओलिगोसैकेराइड की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले हम जरा सा इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ को जान लें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसैकेराइड। ये वही चीज़ें हैं जो हमने अभी ब्लैक बोर्ड पर डिस्कस किया है। द सिंपल सुगर्स हैविंग 2 इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। कौन सा 2 केमिकल प्रॉपर्टी है भाई? तो सबसे पहले कि विथ अ फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप रिड्यूस कॉपर एंड हेंस नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। क्या करता है? रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। और इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर बेंडिक टेस्ट और फिलिंग टेस्ट होता है जो कि बीएससी में प्रैक्टिकल में पढ़ने को मिलता है। प्रैक्टिकल हम करते हैं और जिससे कि यूरिन में जो ग्लूकोज का डिटेक्शन होता है, जैसे हम कहते हैं कि समवन इज़ डायबिटिक, तो डायबिटिक कैसे है? तो ये तो हम ब्लड से करते हैं और फिर हम यूरिन से भी उसका पता लगा सकते हैं। और वो कैसे होता है? जैसे ही वो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिड्यूस करते हैं शुगर को, जिससे कि ये पता चलता है। दूसरा कहता है कि सिंपल शुगर कैन ज्वाइन एन एल्कोहलिक ग्रुप। क्या कहते हैं? एल्कोहलिक ग्रुप के साथ ज्वाइन करता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है? एक नया लिंकेज बनता है। लिंक से ही बना है लिंकेज। लिंक मीन्स जुड़ना। यानी आपने पहले भी अभी मैंने बताया था, फर्स्ट में ही बताया था कि मोनोसैकेराइड से ओलिगोसैकेराइड कैसे बनते हैं। यानी 1 से 2 मोनोमर मोनोसैकेराइड के मिलते हैं और ज्वाइन करते हैं। तो इस ज्वाइनिंग को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। इसी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पर ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है, पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। और इसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, क्योंकि जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये कैसे होता है अभी ये आगे हम ब्लैक बोर्ड पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका फंक्शन देख लें। तो फंक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स हैं इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट फॉर्म बनाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी बनता है। ट्रायोज सच एज ग्लिसरेल्डिहाइड, पेंटोज एज राइबोलोज, हेप्टोज सच एज pseudoheptulose are the intermediate in the photosynthesis pathway for the glucose synthesis। आपने ग्लूकोज का सिंथेसिस नाम सुना है? ग्लूकोज का सिंथेसिस हम पढ़ते हैं डाइजेशन कम रिस्पिरेशन में एज ए फ्यूल। फ्यूल माने ईंधन। किसके ईंधन? शरीर के ईंधन, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, क्योंकि ह्यूमन अब इतने कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर चुके हैं अपने आप को कि ये एनिमल ग्रुप से एक अलग ही इनका बन गया है। तो ग्लूकोज इज द मेन फ्यूल ऑफ ऑल सेल्स। इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू गेट एनर्जी। आपने सेलुलर रिस्पिरेशन पढ़ा होगा जिसमें आप देखते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब सेलुलर रिस्पिरेशन होता है तो हमें एटीपी मिलती है, जो कि उसको हम क्वाइन ऑफ एनर्जी कहते हैं या एनर्जी का फॉर्म कहते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम इसका करते हैं, ब्रेक डाउन होता है, तो क्या होता है? वो फिर एटीपी मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। साथ ही उसमें हमें कुछ और चीज़ें मिल जाती, जैसे पायरुविक एसिड मिल जाता है, हमें इथाइल अल्कोहल मिलता है और हमें लैक्टिक एसिड मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। लेकिन जो भी हो, ओवरऑल ये एज ए फ्यूल है, चाहे वो प्लांट किसी भी लिविंग के लिए हो। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिस। इसका क्या है? कंपोनेंट है मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मतलब ही है कि कई मॉलिक्यूल का ग्रुप। तो उसका वो क्या है? कंपोनेंट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट।
जैसे हम राइबोज बनाते हैं, तो राइबोज से क्या बनाते हैं, यहाँ पर ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ आर की जगह आप यू पढ़ेंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड, सर्टेन कोएंजाइम जैसे नैड और नैड, एनर्जी कैरियर एज एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको बच्चों। इट सर्व एज अ बिल्डिंग ब्लॉक है क्योंकि ये बिल्डिंग्स बना रहे हैं किसका, मैक्रोमोलिक्यूल्स का। इसके साथ ही ये किसका फॉर्मेशन बिल्डिंग बनाते हैं, डाइसैकेराइड का बनाते हैं, जैसे लैक्टोज, सुक्रोज जो अभी हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ेंगे। पॉलीसैकेराइड मीन्स मोर देन वन शुगर यूनिट, तो उसमें सेल्यूलोज है, लाइग्नोल्यूज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, काइटिन है, इन्यूलिन है, इसके बाद हमारा हेपरीन है, ये सब कई सारे आ जाते हैं। इसके बाद कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड, कार्बन स्केलेटन ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज ऑल्सो यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स, काइटिन एंड एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का भी फॉर्मेशन में होता है, और काइटिन बच्चों आपको पता है कि ये कहाँ होता है, फंगस में होता है, और जितने भी आर्थ्रोपोड हैं उनके एक्सोस्केलेटन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज काइटिन कार्बोहाइड्रेट, और ये क्या होता है, नैग होता है। नैग किसके लिए स्टैंड होता है, ये भी मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगी, एन एसिटाइल ग्लूकाएमाइन को इसको कहते हैं, तो उसका ये बना होता है। अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ओलिगोसैकेराइड। तो आइए अब हम चले अपने ब्लैक बोर्ड की और थोड़ा सा ओलिगोसैकेराइड को देख लें, क्योंकि ये कहता है कि ये 2 से 6 मोनोसैकेराइड को मिल करके बनता है, और इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है इसको हम ब्लैक बोर्ड पर समझेंगे, कैसे बनता है ये बॉन्ड। आइए हम ब्लैक बोर्ड की ओर चलते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब ही हुआ जहाँ कार्बन के जो यूनिट शुगर के जो यूनिट हैं वो 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं, और कहाँ तक है, 9 तक है, कहीं कहीं 10 भी मिलता है, लेकिन हम ये मानेंगे 9 से 10 के बीच में जितने भी मोनो मीन्स सिंगल भी हम कह सकते हैं, या सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, या मोनोमर ऑफ शुगर यूनिट को हम कहते हैं। जो भी आएंगे वो सब कहाँ आएंगे, ओलिगोसैकेराइड ग्रुप के अंदर आएंगे। ओलिगोसैकेराइड जैसे कि मोनोसैकेराइड में मैंने कहा कि नंबर ऑफ कार्बन पे हमने क्लासिफाई किया था, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, उसी तरह से नंबर ऑफ मोनोमर के अरेंजमेंट पर हम ओलिगोसैकेराइड को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन of oligosaccharide on the basis of monomer of sugar unit। तो उसमें क्या आ जाएगा, नंबर 1 डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मीन्स 2 कितने मोनोमर होंगे शुगर के, तो 2 शुगर के मोनोमर होंगे, या शुगर रेसिड्यू भी हम कह सकते हैं, यहाँ मोनोमर हम लिख सकते हैं, 2 मोनोमर होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, और भी मैनोज। दूसरा डाई के बाद ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड मीन्स ट्राई मीन्स 3, यानी यहाँ कितने मोनोमर होंगे, शुगर के 3 मोनोमर होंगे। और इसका एग्जाम्पल ऐसे तो इतना पढ़ना नहीं है हमें, एनसीईआरटी के को हम चल रहे हैं लेकर के ग्राउंड बना करके, तो फिर हम एक एग्जाम्पल में रैफिनोज को याद रख सकते हैं कि रैफिनोज जो है वो 3 शुगर यूनिट से मिलकर के बना होता है। इसके बाद जब 4 होगा तो नेचुरली बच्चों हम कहते हैं टेट्रासैकेराइड। लेकिन इतना हमें आगे अभी नहीं जाना है, हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया ओलिगोसैकेराइड का, दैट इज डाइसैकेराइड, यानी 2 शुगर मोनोमर को मिलके बना है।
ट्राइसैकेराइड 3 शुगर मोनोमर को मिलके बना है, टेट्रा 4 शुगर मोनोमर को मिलके बना हुआ है। अब ये कैसे मिलते हैं इसको हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑलिगोसैकेराइड में। तो हम पढ़ें स्ट्रक्चर ऑफ ऑलिगोसैकेराइड। सबसे कॉमन जो डाइसैकेराइड्स को ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में उसका ही सबसे ज़्यादा यूज़ है। तो सबसे कॉमन जो डाइसैकेराइड हमारे लिए है वो है ग्लूकोज। तो बच्चों हम ये देखेंगे कि कैसे ग्लूकोज जो है वो बनाता है। तो डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ ऑलिगोसैकेराइड। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे स्टडी डाइसैकेराइड का। डाइसैकेराइड्स में सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल में आ जाता है लैक्टोज। लैक्टोज किससे बनता है? क्योंकि 2 मोनोमर से डाइसैकेराइड बनते हैं, तो लैक्टोज बनता है हमारा 2 है, वो है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिल करके लैक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। फिर देखें हम एक अलग माल्टोज। माल्टोज किससे बनता है? तो जब 2 ग्लूकोज मोनोमर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। और सुक्रोज कैसे बनता है? तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज, आई होप कि आप समझ रहे हैं बच्चों की सुक्रोज कैसे बनता है। तो एक ग्लूकोज यूनिट और एक फ्रक्टोज यूनिट मिल करके सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। और सुक्रोज को कॉमन हम क्या कहते हैं? टेबल शुगर, यानी जो चीनी हम खाते हैं उसको हम सुक्रोज कहते हैं। माल्टोज क्या है? माल्ट शुगर है, जो हमारे जौ वगैरह में अनाजों में मिलता है वो है माल्ट शुगर। इसको हम माल्ट शुगर हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, माल्ट शुगर। और लैक्टोज कहाँ है? मिल्क में, दूध में मिलता है, तो इसको हम कहते हैं मिल्क शुगर। तो ये डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल हुआ। अब कहता है यहाँ कि ये दोनों मिल के बन रहे हैं। तो कैसे मिल रहे हैं? मीन्स का मतलब कि आपने अभी वहाँ स्लाइड में भी देखा कि इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, एक लिंक बनता है। तो वो लिंक कैसे बनता है? और उस लिंक को कहते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक लिंक या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये कैसे बनता है इसको हम यहाँ देख लेते हैं। अब जैसे कि हम सिंपल एक को ले लें, माल्टोज को ले लें, हमें माल्टोज का फॉर्मेशन करना है। तो हम 2 ग्लूकोज को लेंगे। आपने बच्चों अभी ब्लैक बोर्ड पर मैंने डिस्कस किया था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, आई होप कि तो आपको याद होगा। तो ये ऐसे ही हमारा ग्लूकोज हो गया। यहाँ कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और ऊपर में 6 है। तो ये डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये हमारा ग्लूकोज हो गया, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर हमारा दूसरा ग्लूकोज होगा, क्योंकि माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलके बन रहा है। तो यहाँ पर भी है ये, चूँकि ये पायरोनोज फॉर्म में आता है तो 6 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ भी ग्लूकोज हो गया। अब यहाँ क्या है? चूँकि यहाँ H है तो यहाँ क्या हो जाएगा? OH और यहाँ H, क्योंकि ये दोनों ग्लूकोज है तो ये इधर है और ये इधर है। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा, ठीक है ऐसे करते हैं, नहीं यहाँ हम इसको ये कर देते हैं, ये बीटा फॉर्म में कर देते हैं। तो यहाँ ये हम O ले लेते हैं और यहाँ H ले लेते हैं और इस पे है ये। इसके बाद यहाँ वाला जो हो जाएगा वो यहाँ CH2OH और यहाँ H हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। यहाँ भी कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऊपर में है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड क्या बन रहा है कि एक का OH और एक का O, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ ये O आ गया है, यहाँ H हम ले लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। ये आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। और इंटरैक्ट करने के बाद क्या होगा? एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, मीन्स कंडेंसेशन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया।
और इसके बीच में जो बॉन्ड बना दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक बार फिर से बच्चों मैं समझा दे रही हूँ आपको। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसी भी शुगर यूनिट के साथ जब कोई दूसरा शुगर यूनिट बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में माल्टोज को लिया गया है जो कि ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलके बनता है। यहाँ कार्बन 1 का जो OH ग्रुप है वो यहाँ कार्बन के OH ग्रुप के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है और यहाँ एक बॉन्ड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और यहाँ H2। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो इसके बाद ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया और दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इस तरह से 2 शुगर मोनोमर मिलकर करके एक डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन कर दिया। इसी तरह से ये 2 हैं तो डाइसैकेराइड, 3 होंगे तो ट्राइसैकेराइड, ऐसे ट्राइसैकेराइड बनेगा, ऐसे बनते जाएगा, टेट्रा इस तरह से बनते जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ वो क्या था, ये दोनों एडजेसेंट फॉर्म में थे। ये जो दोनों OH थे वो क्या थे, एडजेसेंट फॉर्म में थे। जब ये एडजेसेंट फॉर्म में हैं तो उनको हम कहेंगे अल्फा लिंकेज। क्या कहेंगे, अल्फा लिंकेज, बिकॉज जो इंटरेक्शन हो रहा है वो एडजेसेंट के बीच में हो रहा है। तो अल्फा लिंकेज और किन के बीच में हो रहा है, तो कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा 1,4 लिंकेज। क्या कहेंगे, अल्फा 1,4 लिंकेज। तो जब हम अल्फा की बात कर रहे हैं तो नेचुरली एक क्वेश्चन उठता है कि एक बीटा भी होना चाहिए। तो हाँ सही है, एक बीटा भी होता है, तो हम बीटा को भी डिस्कस कर लें। मैं इसे यहाँ इरेज नहीं करूँ, आप बच्चे यहाँ देखेंगे कि बीटा का कैसे बनता है। तो जब बीटा का बनना होगा तो कैसे बनेगा, अगर ये OH ग्रुप का जो इंटरैक्शन है वो एडजेसेंट ना हो कि डायगोनल हो। क्या हो, डायगोनल हो, ठीक है। यहाँ भी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ऊपर वाला 6। यहाँ भी 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन यहाँ हम करेंगे। तो ये जो बॉन्ड यहाँ बन रहा है, यहाँ का ये जो OH है वो यहाँ के H के साथ क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। ऐसे ये यहाँ इंटरैक्ट कर रहा है। आप समझ रहे होंगे, ये मैं इसे इरेज कर दूँ तो आप ज़्यादा समझेंगे। क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ भी ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर भी एक H2O क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो जब ये डायगोनल बॉन्ड बनता है तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड बीटा लिंकेज। क्या कहलाता है, बीटा लिंकेज। और यहाँ भी ये 1 और 4 के बीच में हो रहा है, ठीक है, ये 1 और 4 के बीच में हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, बीटा 1,4 लिंकेज। आई होप कि आप समझे हो बच्चों, बीटा 4 लिंकेज। इसी तरह से जब हम राइबोज का बनाते हैं, राइबोज ये हम बनाते हैं सुक्रोज का, तो जब सुक्रोज, ये तो माल्टोज का है एग्जाम्पल, सुक्रोज का बनाएंगे तो सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलके। फ्रक्टोज क्या है, तो वो फ्यूरोनोज है यानी 5 रिंग होगा। तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा अल्फा 1,2 लिंकेज। वो किसमें बनेगा हमारा, अल्फा 1,2 लिंकेज बनेगा हमारा, किसमें बनेगा, हमारा बनेगा शुगर के साथ, क्योंकि वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलके बनता है।
तो आई होप कि ये ओलिगोसैकेराइड आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपना पॉलीसैकेराइड की। तो पॉलीसैकेराइड क्या है बच्चों, आपको पता ही हो, जैसे ओलिगोसैकेराइड वैसे ही पॉलीसैकेराइड, यानी जहाँ पर 2 से अधिक और 10 से अधिक और उनकी संख्या चाहे जितनी भी ज़्यादा होती जाए वो पॉलीसैकेराइड कहलाएंगे। तो मैं इसे मिटा दे रही हूँ और आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग जरा आ जाए अपने स्लाइड की ओर भी, उसको भी देख लें कि क्या कहता है हमारा स्लाइड। कहते हैं कि डाइसैकेराइड आर मोस्ट एबंडेंट ओलिगोसैकेराइड इन द सेल। दे आर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड आर कॉल्ड डबल शुगर। डाइसैकेराइड कॉमन ही है, आपने देखा ही, माल्ट शुगर, मिल्क शुगर और टेबल शुगर के फॉर्म में, और जिसमें यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, जिसका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। माल्टोज क्या है, इट इज़ अ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, डिग्रेड करता है ऑफ लार्जर पॉलीसैकेराइड मेड बाय द एक्शन ऑफ एमाइलेज ऑन स्टार्च ड्यूरिंग डाइजेशन। अब ये कहता है माल्टोज जो है वो किस में होता है, इस पॉलीसैकेराइड के डिग्रेडेशन में, मीन्स वही जो सेल्यूलर रिस्पिरेशन मैंने बात की उसका यहाँ पर ये बता रहा है कि वो ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में, और यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम है, इसी एमाइलेज के कारण हम माल्टोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, जबकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो अभी हम पॉलीसैकेराइड में पढ़ेंगे। सुक्रोज क्या है, कॉमन केन और टेबल शुगर हायर इन प्लांट्स बट द कॉमर्शियली सोर्स है ही गन्ने की खेती, चीनी का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ शुगर कितना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यूपी में शुगर का प्रोडक्शन होता है, आपको पता ही है, और ये लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हम थोड़ा देख लें। डाइसैकेराइड्स आर स्वीटेस्ट इन टेस्ट। आप मिल्क को भी टेस्ट करेंगे तो मीठा लगेगा, आप थोड़ा सा एक जौ का दाना मुंह में डालें उसको भी टेस्ट करें, रोटी चबाने में मीठी लगती है। फॉर्म 2 सोल्यूशन बट डिफ्यूज स्लोली इन सेल। इसके बाद क्या था, सेल्यूलर इंटरैक्शन, इट इज मेंटेन सेल मेम्ब्रेन बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर ओन काइंड। स्टोरेज प्रॉपर्टी, रिजर्व फूड इन प्लांट्स। फ्यूल क्या करता है, ब्रेक डाउन इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा तभी तो एनर्जी मिलेगा, और एज ए नरिशमेंट मिल्क के फॉर्म में। अब हमारा आता है पॉलीसैकेराइड। थोड़ा सा हम पॉलीसैकेराइड को देखें। पॉलीसैकेराइड कंसिस्ट मोर देन 6 मोनोसैकेराइड्स। अभी तक हमने 3 और 4 की चर्चा की थी, 3 तक ही हम पढ़ते हैं। ट्राइसैकेराइड मीन्स 3 शुगर मॉलिक्यूल का यूनिट, जिसका एग्जाम्पल था रैफिनोज। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो उसको पॉलीसैकेराइड के ही फॉर्म में पढ़ते हैं। इसका कॉमन पॉलीसैकेराइड का वही होता है जो कि आगे हम नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल पर इसका कॉमन फॉर्मूला डिपेंड करता है। अब है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो मोनोसैकेराइड 2 तरह के होते हैं। पहला होमोपॉलीसैकेराइड, होमो का मतलब है सेम, ऐसा पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन जिसमें सब एक ही तरह के मोनोसैकेराइड मिलके बने हो। जैसे अगर एक ऐसा हम पॉलीसैकेराइड लें जिसमें जो कि केवल ग्लूकोज को मिलके बना हो, यानी जिसमें पूरे के पूरे, अगर 10 से हम बात करें तो वो 1000, 10,000 कई यूनिट हो सकते हैं ग्लूकोज के, तो वो पूरे के पूरे ग्लूकोज का ही बना हो, तो वो कहलाएगा होमोपॉलीसैकेराइड। जबकि हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या कहलाएगा, जिसमें एक ग्लूकोज हो, एक फ्रक्टोज हो, एक लैक्टोज हो, या फिर गैलेक्टोज हो, माल्टोज हो। तो जब डिफरेंट का अरेंजमेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। इसके बाद होमोपॉलीसैकेराइड जो होता है वो कितने तरीके के हैं, यहाँ तो 3 की है मैंने चर्चा की है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन द सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारा बॉडी स्टोर करके रख लेता है। कब, जब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी हम ले लेते हैं। जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसे होते तो हम क्या करते, उसको बैंक में जमा कर देते हैं। हम बच्चे गुल्लक में जमा करते थे, यानी हमारे खर्च से अधिक है, उसको हम भविष्य में काम लेंगे। द सेम प्रोसेस इज अप्लाइड हेयर।
कुछ भी नहीं हो रहा तो खाते जाओ और हेल्दी बनते जाओ, बल्कि बनते जाओ, तो क्या होता है एक लिमिट अमाउंट तक उसको लीवर जो है वो फिर ये बॉडी जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर करके रख लेता है। और जब हमें ज़रूरत होती है तो क्या होता है वही ग्लाइकोजन पैनक्रियाज के साथ रिएक्शन करके यहाँ लीवर में आता है और लीवर फिर उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फिर हमारे ब्लड में आता है, ब्लड से हमारे सेल तक जाता है और फिर हमें एनर्जी देता है। ये हमारा ग्लाइकोजन हो गया। इसके बाद स्टार्च बच्चों, जैसे कि हम एनिमल में अपने एनर्जी को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, प्लांट्स जो है वो स्टार्च के फॉर्म में अपने बॉडी में स्टोर करते हैं और वही स्टार्च जो होता है वो फिर हम बाद में खाते हैं। अब यहाँ सेल्यूलोज में एग्रीकल्चरल वेस्ट है, यहाँ प्लांट सोर्स में है। तो जैसे यहाँ देखिए आप एग्रीकल्चरल वेस्ट में जैसे शुगर केन का बैगेज, जब शुगर केन से हम उसका रस निकाल लेते हैं और उसको चीनी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद जो उसका जो वेस्ट होता है वो क्या है, सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज क्या है, दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। इसके बाद राइस हस्क जो भूसा होता है धान का, प्लांट सोर्स में वुड लकड़ी वो स्टोर करके सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक होता है, उसके बाद वो उसका बनाता है। और बैम्बू, इसके बाद है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड भी कई तरह के होते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें एक फिर हेपरीन आता है, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकैन और अगर, ये सभी होमोपॉलीसैकेराइड के ही एग्जाम्पल हैं। तो थोड़ा सा हम ब्लैक बोर्ड पर भी चल करके पॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि ये कैसे बनता है। तो आइए पॉलीसैकेराइड को हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन तो खैर आपने बच्चों वहाँ देख ही लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड। होमो पॉलीसैकेराइड मीन्स सेम अरेंजमेंट of same sugar रेसिड्यू। जब सेम का अरेंजमेंट होगा या शुगर यूनिट्स। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का होगा, क्या होगा, जब अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट शुगर, डिफरेंट शुगर के साथ होगा। जैसे कि एक हम बना रहे एग्जाम्पल में तो केवल ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ऐसे ही बना रहे हैं, ये हो गया हमारा होमोपॉलीसैकेराइड। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है हमारा, अच्छा एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। और हेट्रो में हमारा आ जाएगा जब एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है, एक हमारा माल्टोज है, या हम कह सकते हैं माल्टोज नहीं, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, एक फ्रक्टोज है। तो इस तरह से जब बन रहा है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहेंगे। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद हम इसका चलते हैं स्ट्रक्चर। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख ले, बाकी चीज़ तो हम समझ ही चुके हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड कहता है कि पॉलीसैकेराइड जो है वो 10 से अधिक मोनोमर के मिलने से बनते हैं, मोर देन 10 मोनोमर शुगर रेसिड्यू, और कितने भी हो सकते हैं। तो भाई ये कैसे बनते हैं, इनके बॉन्ड क्या बनते हैं, इनके बीच में कैसे इतना अरेंजमेंट होता है। तो इनके बीच में भी वही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही बनता है। लेकिन यहाँ पर अंतर ये हो जाता है कि ये जो चेन होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं। अब जैसे अगर हम होमोपॉलीसैकेराइड की बात करें, होमोपॉलीसैकेराइड, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे होमोपॉलीसैकेराइड। तो जैसे अगर हम बात करें स्टार्च की, अगर हम स्टार्च की बात करें तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है
जैसा कि मैंने पहले भी बच्चों आपको बताया था, ये अरेंजमेंट है इस तरह से। तो ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो तो वही है, सेम है जो हमने पहले देखा था माल्टोज के फॉर्मेशन में, लैक्टोज के फॉर्मेशन में, ये सेम ही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये दो तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। एक तो कि लीनियर बॉन्ड, और दूसरा होता है ब्रांच्ड या ब्रांच्ड लिंकेज कहेंगे। ब्रांच्ड चेन या लीनियर चेन कहेंगे, एक होगा ब्रांच्ड चेन कहेंगे। अब जैसे एक ये यूनिट ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ पे ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, फिर एक यहाँ ऐसे आया। तो ये जो ऐसे आ रहा है, तो जैसे ही यहाँ पर 25वां मॉलिक्यूल आता है, कौन सा आता जाता है 25th मॉलिक्यूल, 25th यूनिट, 25th यूनिट पर इनमें ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। अब जैसे ये यहाँ है तो ये जो है वो यहाँ से फिर ब्रांच बनाना शुरू करेगा, ये ऐसे। तो एक यहाँ से इधर चला जाएगा और ये ब्रांच ऊपर 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 की ओर चला जाएगा। आप अभी ये स्लाइड में हम थोड़ी देर बाद चलेंगे, थोड़ी देर बाद तब हम देखेंगे कि वो कैसे फिर ब्रांच हो जाता है। तो ये ब्रांचिंग हो जाती है और ये कब होती है? 25th यूनिट पे होती है, जिसके कारण स्टार्च जो है वो काफ़ी उसका लंबा चेन होता है, काफ़ी हेवी चेन होता है। तो यहाँ पे दो तरह की हो रही है, लीनियर चेन और ब्रांच्ड चेन। ये किस में होता है? स्टार्च में। लेकिन सेल्यूलोज में क्या होता है, ग्लाइकोजन में क्या होता है, जो कि एनिमल प्रोडक्ट है और या एनिमल में हम सबों में एज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ग्लाइकोजन में भी यही चीज़ होती है, लीनियर चेन होती है और ब्रांच्ड चेन होती है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रांचिंग होती है वो फटाफट होती है। कैसे होती है? 8 से 11 यूनिट पहुँचते ही उसमें ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। अब इस लीनियर चेन को हम कहते हैं एमाइलेज चेन भी कहते हैं, एमाइलेज भी कहते हैं। और ब्रांच्ड चेन को कहते हैं इमाइलोपेक्टिन चेन या इमाइलोपेक्टिन भी कहते हैं। तो एमाइलोपेक्टिन यानी वो ब्रांचिंग शुरू हो जाती है, जबकि ग्लाइकोजन में ये काम 8 से 11 के बीच में नहीं है और जल्दी काफ़ी स्पीड में होता है। जैसे कि ग्लाइकोजन जो होता है वो काफ़ी वेरी लार्ज चेन होता है। तो बच्चों हम ये आप समझ रहे होंगे कि स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और इसके बाद सेल्यूलोज है। अच्छा, सेल्यूलोज में क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी हम यहाँ देख लें। सेल्यूलोज भी हमारा एक मेजर पॉलीसेकेराइड है जो कि हमारे प्लांट में पाया जाता है। तो सेल्यूलोज, एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर हम सेल्यूलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाते हैं हम ह्यूमन बीइंग। तो सेल्यूलोज में जो ये लिंकेज होती है, लीनियर चेन और ब्रांच्ड चेन के भी बनाने के दौरान जो लिंकेज होती है वो अल्फा न हो करके बीटा 1,4 लिंकेज होता है। कौन सा लिंकेज होता है? बीटा 1,4 लिंकेज होता है। और इसके कारण ड्यू टू इट जो हमारा एमाइलेज जो एंजाइम है वो इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, इस बीटा बॉन्ड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता और जिससे हम सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जबकि ग्लाइकोजन का स्टार्च में अल्फा लिंकेज होता है, अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, तो हम उसको आसानी से तोड़ लेते हैं और वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है। जबकि हमारा जो एंजाइम, बॉडी डाइजेस्टेबल एंजाइम है, वो सेल्यूलोज की इस बीटा लिंकेज को नहीं ब्रेक डाउन कर पाता, जिसके कारण हमारा मुश्किल होती है। इसके बाद हम जरा सा होमोपॉलीसेकेराइड तो देख ही लिया, हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड को भी देख लें। हाँ, एक चीज़ और बच्चों, यहाँ मैंने बोर्ड पर ही बताया था और यहाँ पर आप जान लें कि काइटिन भी हमारा एक पॉलीसेकेराइड है और इसका जो होता है वो क्या होता है? नैग होता है। नैग स्टैंड फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोएमाइन। इसमें एमाइन ग्रुप जो है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके बनाता है, तो इसको एन एसिटाइल ग्लूकोएमाइन कहते हैं। और ये नैग क्या है? जितने भी आर्थ्रोपोड हैं, आर्थ्रोपोडा और साथ में फंगस के जो
एक्सोस्केलेटन हैं जो आप उसके विंग्स पे देखते हैं और टर्टल वगैरह पे देखते हैं, वो सब क्या आर्थ्रोपोडा हैं। आर्थ्रोपोडा किसको कहते हैं? जिसका हम 3 भाग में बॉडी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आर्थ्रोपोडा का एक एग्जांपल भी आप बता सकते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में के एक्सोस्केलेटन में ये काइटिन पाया जाता है। अब थोड़ा सा हम देख लें हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या होता है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड वो होते हैं जो कि एक अभी मैंने बताया भी, ग्लूकोज के साथ कोई और बैठ जाए, गैलेक्टोज बैठ जाए या बैठ जाए फ्रक्टोज, तो उसके साथ। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है हेट्रोपॉलीसैकेराइड का? तो सबसे पहले और कॉमन, वेरी कॉमन हमारा हेट्रोपॉलीसैकेराइड हेपरीन। हेपरीन क्या है? हमारे ब्लड में पाया जाता है और ये क्या है? एंटीकोगुलेंट है। ये खून को जमने नहीं देता, वाटर रेसिस्टेंट है, ठीक है। वाटर रेसिस्टेंस है, यानी वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, वेरी कॉमन। इसके बाद एक और होता है हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड क्या होता है? ये भी है, ये हमारे जितनी भी कनेक्टिव टिश्यू है, यस, कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में भरा पड़ा है और उसमें ये पाया जाता है। ये भी क्या है? वाटर रेसिस्टेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके कारण हमारा बॉडी जो है वो क्या होता है? फ्लफी लगता है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि कोई समवन जो है वो अपने बॉडी में कुछ चेंज लाता है, मेकअप तो क्या है? टेम्पोररी है, लेकिन जो वो अस्थाई, या जैसे इसको प्लास्टिक सर्जरी, ये भी एक कैरियर का बहुत बड़ा ऑप्शन बनता है, प्लास्टिक सर्जन बनना। आप BDS करते हैं या MBBS करते हैं तो आप अपने लिप्स को, टिथ को या फेशियल किसी पार्ट को आप और इन्हांस करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है? हम सर्जरी कराते हैं। तो सर्जरी में क्या होता है? ये हाइल्यूरोनिक एसिड को उसके अंदर डाला जाता है। और सबसे मज़े की बात है कि ये हार्मफुल भी नहीं होता, हमारी बॉडी में ये भरा पड़ा है। तो अगर हम जैसे किसी का चिक्स है वो थोड़ा दबा हुआ है, उसको वो फ्लफी बनाना चाहता है तो वो हाइल्यूरोनिक एसिड उसमें डलवाएगा प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू, तो वो वाटर रेसिस्टेंट है, वाटर को कंटेन करता है, तो उसका चिक्स क्या होगा? फ्लफी दिखेगा। तो ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं, यानी ब्यूटी को इन्हांस करने में आता है। तो बच्चों ये हमारा हेट्रोपॉलीसैकेराइड खत्म हुआ और इसके साथ ही बच्चों हमारा आज यहाँ कार्बोहाइड्रेट टॉपिक कंप्लीट होता है। जरा सा आप यहाँ एक चीज़ और देख लें बच्चों, मैंने बताया बोर्ड पर कि कैसे वो ब्रांचिंग होती है। तो आप यहाँ देखिए कि एक ये लीनियर चेन यहाँ से तो आ रहा था, लेकिन कैसे यहाँ पर ये यहाँ बॉन्ड बना करके एक चेन ये सीधे स्ट्रेट जा रहा, लेकिन फिर यहाँ से एक नया ब्रांच बन गया। तो ये जो ब्रांचिंग हो रही है वो 25th पर होती है स्टार्च में और 8 से 11 में होती है ग्लाइकोजन में। और ये जो है वो हमारा प्लांट का ही है, यानी स्टार्च को ही दिखा रहा है। साथ ही हम पॉलीसैकेराइड का फंक्शन देख लें एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज और स्टार्च जो भी स्ट्रक्चरल कंपाउंड है। तो बच्चों आई होप कि आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया कार्बोहाइड्रेट टॉपिक, मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि मैं इसे बहुत इजी बना सकूं और वो सारा कुछ दे सकूं जो आपके क्लास के लिए अकॉर्डिंग टू NCERT सफिशिएंट हो। इसके बावजूद अगर कुछ छूट जाता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं अगले क्लास में उसको मेकअप कर सकूं। और अगले क्लास में बच्चों मैं आप लोगों के साथ प्रोटीन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारे बॉडी का, उसको मैं डिस्कस करूंगी। आप उसके लिए तैयार रहें। थैंक यू।